आइए बच्चों, शुरू करते हैं वर्क एनर्जी पावर। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं वर्क। वर्क यानी कि क्या होता है जी बच्चों? काम, या इसको आप क्या कहते हैं? कार्य। ठीक है, ये बड़ा ही कॉमन वर्ड है हम लोग के डेली लाइफ में, सोशल लाइफ में। ठीक है ना, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ? मैं पढ़ा रहा हूँ, ये एक काम है। आप क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, ये भी एक काम है। ठीक है ना, आप खा रहे हैं, वो भी एक काम है। आप सो रहे हैं, वो भी एक काम है। आप खेल रहे हैं, वो भी एक काम है। ठीक है ना, आप बस एक जगह खड़े हैं। ठीक है ना, इसको भी कुछ लोग कहेंगे कि हाँ कुछ कर रहा है, खड़ा है। पुलिस वाले जैसे खड़े होते हैं ना, सैनिक वाले, ऐसे बोलते हैं ड्यूटी कर रहे हैं, है ना, देश की रक्षा कर रहे हैं बॉर्डर पे। कुछ नहीं कर रहे, बस ऐसे खड़े हैं फिजिक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, ही इज ऑन वर्क। ठीक है, तो भाई डेली लाइफ में तो हर चीज ही काम होता है। कुछ भी करो आप, चाहे नहीं करो, सब कुछ काम है, वर्क है। बट फिजिक्स में भाई वर्क वैसे नहीं होता। ठीक है ना, फिजिक्स में वर्क के होने का मतलब होता है दो चीज का होना। एक तो फोर्स चाहिए और एक डिस्प्लेसमेंट चाहिए। दोनों नॉन जीरो चाहिए। दोनों क्या चाहिए? नॉन जीरो। उन दोनों के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? वर्क बोलते हैं फिजिक्स में। ठीक है ना, तो देखिए आपको मैं वर्क का डिफिनेशन बतला रहा हूँ। ठीक है ना, देखिए बच्चों, मान लीजिए बच्चों, आपके पास एक छोटा सा खिलौना टाइप का कोई चीज है। ठीक है, इस पर आपने क्या किया जी बच्चों? फोर्स लगा दिया। अब जब आप फोर्स लगाएंगे, ठीक है ना, तो होगा क्या? ये चीज चलने लगेगी। चलते चलते हो सकता है, मान लीजिए ये कहाँ पहुंच जाए, ऐसे कहीं पहुंच जाए। ठीक है, तो ये चीज क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब आप देखो, फोर्स का भी डायरेक्शन कहाँ है? आप इसको कह लो ईस्ट या एक्स एक्सिस कह लो, है ना, ईस्ट या एक्स एक्सिस। और इसका भी डायरेक्शन आप सेम कह लो, या आप इसको याद करो, आई कैप कहता था मैं, याद है? एक्स एक्सिस को मैं या तो ईस्ट कहता था या मैं कहता था आई कैप। ठीक है, तो आप ये जानो, ये मानो कि भाई इसका भी डायरेक्शन कहाँ है? आई कैप में, और इसका भी डायरेक्शन कहाँ है? आई कैप में। सेम डायरेक्शन हो गया। ठीक है, तो वर्क को ऐसे डिफाइन करते हैं बच्चों, वर्क इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है ना, वर्क इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो आप बच्चों वर्क को ऐसे लिखेगा जी, F इंटू एस। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए बच्चों। ठीक है ना, फिर आगे का बताता हूं मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर ऐसा हो बच्चों कि जो हमने फोर्स लगाया, वो फोर्स हॉरिजॉन्टल ना के कुछ एंगल पे हो सकता है। ठीक है ना, आपके एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये किसी एंगल पे हो सकता है। ठीक है, ये एंगल क्या हो गया? थीटा। और मान लीजिए ट्रॉली इधर ट्रैवल कर गई, वही सेम आपका एक्स एक्सिस की ओर या ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो आप देखिए फोर्स का दो कंपोनेंट हो सकता है। ठीक है ना, इसके लिए आप क्या करें, मेरा जो वेक्टर चैप्टर का वीडियो है ना, उसको जाके आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, वेक्टर। तो बच्चों ये जो आपका फोर्स है, यहां से ऐसे परपेंडिकुलर डालिए। ठीक है, तो ये जो इतना दूर आपको दिख रहा है, इसको आप कह सकते हैं कंपोनेंट एफ
कॉस थीटा, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा जी, एफ साइन थीटा, ठीक है। अब बाय डेफिनेशन हमने कहा था कि वर्क का क्या मतलब है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। कहने का मतलब जिस पॉइंट पे आप फोर्स लगाते हैं ना, उस पॉइंट का चलना जरूरी होता है। तो उसी को मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट किसका, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का। जहां पे जिस पॉइंट पे फोर्स लगाते हैं उस पॉइंट का चलना जरूरी है, तो उसी का डिस्प्लेसमेंट ऐसे है। बट वो फोर्स के डायरेक्शन में नहीं है, तो अब क्या करते हैं, हम कंपोनेंट ब्रेक करते हैं। आप या तो फोर्स का कंपोनेंट ब्रेक कीजिए या डिस्प्लेसमेंट का कीजिए, इस तरीके से कि ताकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में आ जाए। आप देखिए ये जो एफ कॉस थीटा है, क्या वो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल नहीं आ गया? तो बाय डेफिनेशन हमें यही चाहिए होता है, ठीक है ना। वर्क का मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इन सेम डायरेक्शन। एफ जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में नहीं है, लेकिन एफ कॉस थीटा जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है कि नहीं? ये मैं लिख दे रहा हूं, है ना। कंपोनेंट ऑफ फोर्स पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो बाय डेफिनेशन जहां पर आपका एफ और एस होता था, यहां पर आप कर लीजिएगा एफ पैरेलल। इसको आप लिख सकते हैं एफ इंटू कॉस थीटा इंटू एस। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डॉट एस, ठीक है। क्योंकि मैं आपको डॉट या स्केलर प्रोडक्ट में पढ़ाया हूं, वेक्टर में डॉट या स्केलर प्रोडक्ट में ये पढ़ा चुका हूं कि अगर वेक्टर ए डॉट बी होता है तो ये क्या हो जाता है बच्चों, ए बी कॉस थीटा हो जाता है, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से एफ एस कॉस थीटा को क्या लिख दिए, एफ डॉट एस लिख दिए। कोई दिक्कत? वन मोर थिंग बच्चों, जैसे कि आपको मैं पढ़ाया रहा हूँगा कि वेक्टर ए का कंपोनेंट होता है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, और वेक्टर बी का रहा होता है बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। तो अगर आप इनका डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं ए डॉट बी का, तो ये आ जाता था ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। उसी प्रकार से बच्चों वर्क का भी हम लिख दे सकते हैं, ठीक है। एक चीज आपको बताना चाहूंगा, एस वेक्टर जो है वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एस वेक्टर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। एस वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो एस वेक्टर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं चेंज इन पोजीशन वेक्टर। इसके लिए आपको वेक्टर चैप्टर देख के आना है, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या इसी को बोलते हैं क्या हम, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। चेंज इन पोजीशन वेक्टर, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर फाइनल माइनस पोजीशन वेक्टर इनिशियल, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर को मैं लिख के दिखाता हूं। इसको आप लिख सकते हैं डेल्टा एक्स आई कैप, डेल्टा वाई जे कैप, डेल्टा जेड के कैप, ठीक है। तीन कंपोनेंट हो गया। इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल आई कैप। ये डेल्टा एक्स हो गया। डेल्टा वाई को क्या लिखेगा, वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल जे कैप,
और डेल्टा जेड को क्या लिखिएगा, जेड फाइनल माइनस जेड इनिशियल के कैप, ठीक है ना। ये बेसिकली है क्या, डेल्टा आर वेक्टर, ये है जी बच्चों चेंज इन पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। जगह नहीं बच रहा है, चलो ऊपर कहीं लिखने की कोशिश करता हूं मैं। एस वेक्टर जो था वो था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और एस वेक्टर का ही मतलब दूसरा मतलब होता है डेल्टा, जिसको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। ये सारी बातें मैंने वेक्टर में पढ़ाई हुई है, ये मैंने बता भी दिया दोबारा। आप और डिटेल में जानना चाहते हैं वेक्टर चैप्टर में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो वर्क की बात मैं कर रहा था, वर्क निकालना चाहते हैं आप। मान लीजिए आपका फोर्स है, तो फोर्स का भी वैसे कंपोनेंट लिखेंगे एक्स वाई जेड में, ये हो जाएगा एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आपको लिखना है डेल्टा आर वेक्टर, जो कि क्या है बच्चों, डेल्टा एक्स आई कैप, डेल्टा वाई जे कैप, डेल्टा जेड के कैप। तो एफ डॉट एस यानी कि वर्क इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा एफ एक्स डेल्टा एक्स, ठीक, प्लस एफ वाई डेल्टा वाई, प्लस यहाँ से एफ जेड डेल्टा जेड। ये हो गया जी बच्चों वर्क का फॉर्मूला डेफिनेशन, ठीक है ना। नोट कर लीजिए बच्चों, ठीक है। फिर बताता हूँ आगे मैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं, जो अभी आपको मैंने फार्मूला बताया उसके लिए। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, मान लीजिए एक बॉक्स है, इस पे हमने फोर्स लगाया 3 न्यूटन का, ठीक है, और इसका मान लो आप डिस्प्लेसमेंट आ गया 4 मीटर, ठीक है। बताइए कि इसका वर्क क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है, अभी दिख रहा है दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 3 × 4 दैट इज 12 जूल। ये वर्क का यूनिट होता है जूल, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए फोर्स ऐसे लग रहा है 3 न्यूटन का, और डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ 4 मीटर का, और एंगल थीटा मान लो कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। तब बच्चों वर्क इक्वल टू अभी अभी पढ़ाए थे एफ एस कॉस थीटा दैट इज 3 × 4 × आप जानते हैं कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है। तो 3 × 4 × 1/2 दैट इज 6 जूल्स, ठीक है। फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ए पार्टिकल एट पॉइंट 1, 2, 3 displaced to point 3, 2, 1 because of a force I कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। फाइंड वर्क। आंसर है, पहले आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। मैं पढ़ाया था अभी आपको, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब क्या होता है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। ये देखिए फाइनल है और ये क्या है, इनिशियल। तो फाइनल कितना आ जाएगा, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप। ये फाइनल है, इनिशियल यहां से आएगा i कैप प्लस 2j कैप
प्लस 3k कैप। अब डिफरेंस करके देखिए, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आ जाएगा, 2i कैप। 2 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0j कैप। और 1 में से 3 जाएगा तो आ जाएगा -2k कैप। ठीक, फोर्स आपको गिवन है, ठीक है ना, फोर्स आपको गिवन है। फोर्स आपको गिवन है कितना, ये गिवन है, ये देखिए यहाँ पे i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। और डिस्प्लेसमेंट आपका आ गया, कितना आ गया, 2i कैप प्लस 0j कैप -2k कैप। तो अब आप यहां से वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। i डॉट आई 1 x इंटू एक्स 2 हो गया, ये बीच वाला 0 है, और यहां से यहां देखिए कितना आ गया, -2, यानी कि वर्क डन कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, 0 नहीं भी आ सकता था, इस एक सवाल के लिए 0 आ गया है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, इसको आप नोट कर लीजिए। ऐसे चाहें तो हम हज़ारों सवाल बना सकते हैं, ठीक है ना। मैं एक काम करता हूँ, आपको 3 और सवाल बता देता हूँ, ऐसे आसान आसान सा। देखिए, देखिए बच्चों, मान लीजिए कि फोर्स रहता 4 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट रहता 3 मीटर। अगेन आपका आंसर कितना आ जाता, 12 जूल आ जाता। इसमें भी मान लीजिए आपका फोर्स रहता 4 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर, अगेन आपका ये 6 जूल आता। मान लीजिए इसमें पार्टिकल शुरू में रहता ओरिजिन पे रहता, ये पार्टिकल एट, मान लीजिए ओरिजिन, ओरिजिन समझते हैं ना आप लोग, 0 0 0 पे होता, और अब वो कहाँ चला गया, 3 2 1 पे। एक फोर्स की वजह से हमें वर्क चाहिए, तो फाइनल पोजीशन तो यही रहेगा 3 2 1। इनिशियल वाला आपको करना पड़ेगा 0 0 0, ठीक है ना। इनिशियल कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 0i कैप 0j कैप 0k कैप। और डिफरेंस कीजिए, डिफरेंस किया तो सेम आ जाएगा, 0 से घट के क्या ही आएगा, कुछ सेम आ जाएगा ना। ये आ जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है ना बच्चों, तो यहां से आप देखिए फोर्स तो आपका यही है, ओके। और डिस्प्लेसमेंट जी आपका क्या हो जा रहा है, अब देखिए डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। अब आपको देखो अभी फार्मूला बताए थे, fx डेल्टा x, fy डेल्टा y, fz डेल्टा z। i डॉट आई 1 कितना आ जाएगा 3, j डॉट j 1 कितना आ जाएगा 2, k डॉट k 1, यानी कि 6 जूल का वर्क आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। अभी मैं यूनिट डिस्कस कर देता हूँ, यूनिट मैंने सेपरेटली नहीं बताया था, अब मैं सेपरेटली यूनिट डिस्कस कर देता हूँ इसका, ठीक है ना। नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए बताता हूँ आपको मैं, SI यूनिट ऑफ वर्क। तो वर्क का फॉर्मूला है ना आपके पास, F इंटू एस, ठीक है। तो यहाँ से निकल जाएगा इसका यूनिट। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, फोर्स का यूनिट न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, जूल कहते हैं, ऐसे लिखते हैं, जूल इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, आप में से कुछ बच्चों को याद होगा कि न्यूटन जो होता है ना, वो होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तो आ जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर मीटर कंबाइन होके क्या बन जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया जी, ये हो गया आपका एसआई यूनिट। ठीक है, चलिए आपको आगे बताता हूँ सीजीएस यूनिट। तो आपको याद होगा सीजीएस में न्यूटन का जो होता है ना, डाइन होता है, डाइन, ठीक है ना।
और मीटर का क्या होता है जी, सेंटीमीटर। तो डाइन इंटू सेंटीमीटर को कहा जाता है अर्ग, ठीक है ना, अर्ग कहा जाता है। और अगर ऐसे ब्रेक कर दें तो केजी की जगह क्या आएगा, ग्राम, मीटर के जगह सेंटीमीटर, और सेकंड के जगह पे सेकंड, ठीक है ना। एक न्यूटन में आप लोग को जानकारी होगा, एक न्यूटन में होता है 10⁵ डाइन। ऐसे ही एक जूल में होता है 10⁷ अर्ग, ठीक है ना। मैं इसको प्रूव कर सकता हूं, लो कर देता हूं। देखो, एक जूल का मतलब क्या होता है, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, सेकंड का पावर -2 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होगा, 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम को लिख दिए 10⁻3। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, 100 सेंटीमीटर होगा, इसका स्क्वायर कर दिए। और सेकंड का पावर क्या है जी, -2। इसको जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो आप लिखोगे 10⁻3 ग्राम। और यहां देखो स्क्वायर है ना 10 का, और उसके ऊपर भी स्क्वायर है, दो बार लिख लो, 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या, सेकंड का पावर -2। अब जोड़ के देख लो, 2 2 4 और 4 3 7, 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड का पावर -2। ये चीज है क्या, ये अर्ग ही तो है ना। आ गया 10⁻7 अर्ग। कितना में भाई, 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होता है, ठीक है। ऐसे ही 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है, ये भी साबित कर सकते हैं। देखो, 1 न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, 1 किलोग्राम मीटर सेकंड का पावर -2, ठीक है। इसको लिखिए, 1 किलोग्राम को क्या लिखेंगे आप, 10⁻3 ग्राम। 1 मीटर में क्या लिखेंगे आप, 100 सेंटीमीटर, और सेकंड का पावर -2। पावर जो है 10⁻3 और 2 मिला के कितना हो गया, 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो डाइन जो होता है ना, डाइन का मतलब होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया जी 10⁵ डाइन इन 1 जूल, ठीक है बच्चों। ये मैंने आपको SI और CGS यूनिट डिस्कस कर दिया है, आप नोट कर लें। कुछ और भी यूनिट्स होते हैं, मैं वो भी डिस्कस कर देता हूँ आपके सामने, ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों। बाकी का यूनिट आपको बता देते हैं। आप सुने होंगे कैलोरी, 1 कैलोरी में होता है जी 4.186 जूल, या इसी को कोई लिखते हैं 4.2 जूल, ठीक है। एक यूनिट होता है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 eV। इसका मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। एक और यूनिट होता है जी kWh। kWh का मतलब होता है जी किलो वाट आवर। इसका मतलब होता है जी 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स, ठीक है। तो ये सारे यूनिट्स हम वर्क के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, नोट कर लीजिए।